नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 जिसका पार्ट 9 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने जो C4 चक्र था उसे कंप्लीट किया था। C4 चक्र में जिसे केल्विन-बेंसन चक्र भी बोला जाता है, तो केल्विन-बेंसन चक्र को अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया। उसे C3 चक्र क्यों कहा जाता है? तो C3 चक्र से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वह क्या 3 कार्बन वाला बना होता है, जो क्या होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। तो अपने C3 चक्र के बारे में लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो आज इस वीडियो में अपने C4 चक्र या हैग-स्लैग चक्र इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते अपने। तो इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो कितने कार्बन का बना होता है? वो कार्बन के 4 अणुओं से बना होता है। तो उसमें कार्बन की संख्या 4 होने के कारण इसे C4 चक्र कहा जाता है। तो प्रथम जो स्थायी उत्पाद है वो कौन सा है? इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल यानी OAA बनता है। तो जैसे C3 चक्र था वो प्लांट की कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसे बनाने में उपयोग होता है, लेकिन ये C4 चक्र है इसमें क्या यह 2 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। इस चक्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। वो 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, और दूसरी कोशिकाएं कौन सी हैं? पूल आच्छादित कोशिकाएं। पूल आच्छादित कोशिकाएं। तो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं और पूल आच्छादित कोशिकाएं हैं, ये इस C4 चक्र में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। तो यह अप्रकाशिक अभिक्रिया है। तो अपने जानते हैं C3 चक्र और C4 चक्र क्रेसुलेशन चक्र ये कौन से हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया वाले चक्र हैं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब इसमें बिना प्रकाश की उपस्थिति के ही जो स्थायी प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले अपने जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं और पूल आच्छादित कोशिकाएं, इसमें CO2 है, इसका किस प्रकार से जो अपचयन होता है या उपचयन होता है, जल का कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पर्ण मध्योतक कोशिका है और पूल आच्छादित कोशिका, इन दोनों में किस प्रकार से अप्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो उसके बारे में अपने देखते हैं। तो पर्ण मध्योतक कोशिका, इसमें क्या जो कोशिकाएं होती हैं वो CO2 का अपचयन किस प्रकार करती हैं, या फिर H2O है उसका कैसे ये उपयोग करती हैं। पूल आच्छादित कोशिकाएं एक जो पत्ती होती है उसके ऊपर में आवरण के रूप में पाई जाती हैं। तो पर्ण मध्योतक कोशिका होती है, इनमें ग्रेना स्पष्ट होते हैं, लेकिन जो पूल आच्छादित कोशिका होती है इसमें क्या ग्रेना होते हैं वो हरित लवक रहित होते हैं, यानी ग्रेना पाया जाएगा। तो आपने देखा था लास्ट वीडियो में, अपने पहले पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेना होते हैं वह थाइलेकोइड, इस प्रकार से थाइलेकोइड होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जुड़े रहते हैं, इनसे मिलकर बनते हैं। तो एक थाइलेकोइड में क्या ग्रेना भी थे और कुछ सहायक वर्णक भी थे। तो
हैं लेकिन हरित द्रवक नहीं होते। लेकिन जो पर्णमध्योतक कोशिका होती है ये ग्रेना युक्त होती हैं, ये ग्रेना विहीन कोशिका होती है। इसमें जो थाइलेकोइड्स होते हैं पट्टिकाओं पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पर्णमध्योतक कोशिका है, ये किस प्रकार से ग्रहण करती है वायुमंडल से। सबसे पहले पर्णमध्योतक कोशिकाएं क्या करेंगी, वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करती हैं। तो जब वायुमंडल से CO2 को ग्रहण किया जाता है तो उसके बाद में जल है, जल से विक्रिया करके ये क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल। CO2 ने जल से विक्रिया की और क्या बना, कार्बनिक अम्ल। अब जब पर्णमध्योतक की कोशिकाएं कार्बनिक अम्ल है इसका यौगिकीकरण करती हैं, यहां पर इसमें एक उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है फास्फो इनोल पाइरुवेट। इनका क्या होता है, यहां पर यौगिकीकरण कार्बनिक अम्ल और फास्फोइनोल पाइरुवेट है, इनमें यौगिकीकरण होता है तो C4 अम्ल बनता है, C4 अम्ल यानी 4 कार्बन वाला अम्ल बनता है। वो कौन सा है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन वाला जो अम्ल बनेगा, इस ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल को आगे कौन सी कोशिका में भेज दिया जाता है, पूल आच्छादित कोशिकाएं होती हैं, वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को ग्रहण कर लेती हैं। तो ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल है, इसका परिवहन कौन सी कोशिकाओं में फिर होगा, पूल आच्छादित कोशिकाओं में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का परिवहन होता है। और यहाँ पर ये ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल ये कौन सी पूल आच्छादित कोशिका में प्रवेश कर देता है, तो पूल आच्छादित कोशिकाएं इस ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का क्या करती है, डीकार्बोक्सिलेशन करती हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, CO2 को बाहर निकालना। यहाँ इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 है ये ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल से बाहर निकल जाती है और ये C3 या कैल्विन चक्र में चली जाती है। ये किसमें चली जाती है, CO2, ये कैल्विन बेंसन चक्र। तो कैल्विन बेंसन चक्र में CO2 है प्रवेश कर जाती है और इधर कौन सा 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है वो बनता है। उसके बाद में कैल्विन बेंसन चक्र क्रिया चलती रहती है, राइबोलोज बाइफास्फेट के अणु बनते हैं। उसके बाद में फिर कार्बोक्सिलीकरण होता है, PGA बनता है। तो CO2 का अणु निकल गया ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में से, इसके बाद में आगे क्या बनेगा, C3 अम्ल बनेगा और उसका परिवहन होगा। यहाँ पर कौन सा 3 कार्बन वाला अम्ल बनेगा और इस 3 कार्बन वाले अम्ल को यहाँ इस तरह से C3 यानी 3 कार्बन वाला अम्ल, तो C3 अम्ल बनेगा, इसका परिवहन होके ये वापस किसमें चली जाती है, परिवहन होता है। तो ये पर्णमध्योतक कोशिकाओं में 3 कार्बन वाला अम्ल है प्रवेश कर देता है। तीन कार्बन वाला अम्ल किसमें, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करता है और इसके बाद में फिर पुनरुत्भवन होता है। यहाँ पर पुनरुत्भवन होता है, वापस क्या बन जाता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। फास्फो
कर जाती है और ये किसमें प्रवेश कर जाती है, केल्विन बेंसन चक्र में प्रवेश कर जाती है। अब इसके बाद में जब एक कार्बन का अणु बाहर निकल गया तो यहाँ 3 कार्बन वाला अम्ल बनेगा। इस 3 कार्बन वाले अम्ल का परिवहन आगे वापस पर्णमध्य कोशिकाओं में हो जाता है। तो ये हैज़लैक चक्र कंप्लीट होता है। अब इसमें जो पूल आच्छादित कोशिकाएं हैं इसकी जो बनावट होती है वो क्रेज प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करना। पूल आच्छादित कोशिकाएं सेल्स की संरचना क्रेंच शारीरिक प्रकार की होती है। क्रेंच का मतलब है बल्ले लिए हुए। तो इसमें जो पूल आच्छादित की कोशिकाएं होती है वो एक बल्ले द्वारा घिरी रहती है। अब अपने हैज़लैक चक्र है उसे कंप्लीट किया है। अब इसके बाद अपने पढ़ते हैं C3 चक्र और जो C4 चक्र है। इन दोनों जो साइकिल्स है इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो C3 चक्र में C4 चक्र में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है, C3 चक्र है वो कौन सी कोशिका में संपन्न होता है। यह क्या जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोई भी कोशिका है उसमें C3 चक्र संपन्न होता है। तो फर्स्ट नंबर तो प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिका में ये C3 चक्र कंप्लीट होता है। तो C3 चक्र किसमें, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिका होती है उसमें कंप्लीट होता है। जो C4 चक्र है ये अपने अभी पढ़ा हैज़लैक चक्र या C4 चक्र, ये किसमें कंप्लीट होता है, ये पर्णमध्य कोशिका और जो पूल आच्छादित कोशिका होती है उसमें होता है। यह चक्र पर्णमध्य व पूल आच्छादित कोशिका में संपन्न होता है। पूल आच्छादित कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो ये फर्स्ट इसमें डिफरेंस है। इसके बाद सेकंड है, इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है, इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 3 कार्बन वाला क्या बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और इसमें स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है, इसमें स्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। तो ये इसकी सेकंड डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ अंतर है, वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। इसके बाद में जो C3 चक्र है इसमें एंजाइम कौन से भाग लेते हैं, इसमें रूबिस्को एंजाइम भाग लेते हैं।
पुलिस को एंजाइम भाग नहीं लेते। ये है अगला डिफरेंस। इसके बाद कौन सा इसमें अंतर होता है C3 चक्र में? तो C3 चक्र में ATP और NADPH2 है, इसके कुछ अणु बनते हैं। तो वो कितने बनते हैं? ATP के 18 अणु और NADP के 12 अणु बनते हैं। इसमें ATP व NADPH2 के अणु बनते हैं। और इसमें क्या, जो ये ATP ऊर्जा है, इसमें ये ऊर्जा के रूप में कम अणु बनते हैं। ये अणु कम बनते हैं। इसके अलावा C3 चक्र है। C3 चक्र लास्ट में क्या बना देता है? इसमें C3 चक्र है वो शर्करा का निर्माण करता है। इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता। इसमें ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता। तो ये C3 चक्र और C4 चक्र में प्रमुख जो डिफरेंस है वो अपने इस तरह से नोट करेंगे। तो आज इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें अपने आज हैड-स्लेक चक्र है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है या उसे C4 चक्र क्यों कहते हैं, और फिर उसके बाद में अपने C3 चक्र और जो C4 चक्र है इसमें कौन कौन से प्रमुख अंतर हैं उनके बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में आपको जितना पढ़ा